विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 3 का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है डेल्टा टीवी का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न। डेल्टा टीवी का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न यानी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टीवी। इससे पहले हम डेल्टा टीवी के बारे में पढ़ चुके हैं कि डेल्टा टीवी है क्या यहाँ पर, और डेल्टा टीवी सामान्यतः है क्वथनांक उन्नयन। डेल्टा टीवी को अपन मानते हैं क्वथनांक उन्नयन यानी क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन सामान्यतः डेल्टा टीवी का जो डेरिवेशन है वो पढ़ चुके हैं, और डेल्टा टीवी से संबंधित अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा था कि जो क्वथनांक जो उन्नयन है वो एक अनुसंख्यिक गुणधर्म माना जाता है, यानी इसकी सहायता से अपन किसी भी विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। और विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने के लिए हमने एक समीकरण व्युत्पन्न की थी कि स्मॉल m बराबर 1000 kb डॉट स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी डॉट कैपिटल W और इधर अपन ने लिया था यहीं पे कैपिटल W हो गया, और था एक हमारे पास स्मॉल m तो हमें ज्ञात करना है, तो कैपिटल W हो गया, और तो ऊपर हमारे पास रहेगा यहाँ पर कैपिटल M। तो ये सूत्र हमारे पास बना था किसी विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है कैपिटल M, सॉरी ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर सामान्यतः क्या है, विलायक का अनुभार है। ये सूत्र हमारे पास है। अब ये सूत्र के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी सूत्र को यदि अपन डेल्टा टीवी के लिए कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा टीवी बराबर 1000 kb डॉट स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W होता है। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा था अपन ने मोललता। अब मोललता के लिए जो सूत्र होता है वो होता है स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो ये जो सूत्र है, इस मान को अपन ने यहाँ पर जब इनपुट किया था तो हमारे पास सूत्र बन के आया था डेल्टा टीवी बराबर kb इंटू स्मॉल m। यहाँ पर जो स्मॉल m है ये सामान्यतः मोललता के लिए होता है। इसके लिए होता है मोललता के लिए। अब ये जो हमारे पास डेल्टा टीवी का जो व्युत्पन्न है, इसी व्युत्पन्न को हमें ऊष्मागतिकीय रूप से पढ़ना है, यानी ऊष्मागतिकी में हम एक समीकरण का उपयोग करते हैं क्लेसियस-क्लेग्रॉन समीकरण। उस क्लेसियस-क्लेग्रॉन समीकरण की सहायता से अब हमें डेल्टा टीवी बराबर kb इंटू स्मॉल m यानी इस सूत्र का डेरिवेशन करना है। तो इस सूत्र का डेरिवेशन करने के लिए अपन ने जब डेल्टा टीवी का डेरिवेशन पढ़ा था, व्युत्पन्न पढ़ा था, तो उस दौरान अपन ने दो विलयन लिए थे। विलयन फर्स्ट
विलियन फर्स्ट और विलियन सेकंड और एक लिया था अपन ने विलायक। ठीक है, विलियन फर्स्ट से संबंधित जो अपन ने क्वथनांक माना था वो माना था T1 और इससे संबंधित माना था T2 और विलायक से संबंधित माना था अपन ने Tb। इसी प्रकार से अपन ने यहाँ पर इनके वाष्प दाब भी माने थे। वाष्प दाब में यहाँ पर माना था अपन ने P1, इधर माना था P2 और विलायक के लिए वाष्प दाब माना था अपन ने P0। अब ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न के रूप में जब अपन को डेल्टा टीवी बराबर केबी इनटू स्मॉल एम पढ़ना है तो उस स्थिति में अपन को इन दो यानी विलियन फर्स्ट और विलायक के मध्य में जो अपन ने आलेख खींचा था उस आलेख की सहायता से अपन को यहाँ पर डेल्टा टीवी बराबर केबी इनटू स्मॉल एम का डेरिवेशन पढ़ना है। तो इसका डेरिवेशन पढ़ने के लिए यहाँ पर हम एक समीकरण का उपयोग करते हैं, क्लेसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। देखिए यहाँ पर अपन लिखते हैं विलायक तथा विलयन प्रथम के मध्य वाष्प दाब तथा तापक्रम के मध्य आलेखित वक्र पर क्लेसियस क्लैपेरॉन समीकरण का उपयोग करने पर, क्लेसियस-क्लैपेरॉन समीकरण का उपयोग करने पर, क्योंकि अपन ने जब वहां पर आलेख खींचा था तो उस आलेख का जो निर्माण किया था अपन ने विलायक और विलयन, वहां पर दो विलयन थे, विलयन प्रथम था और एक विलयन सेकंड था। तो यहाँ पर केवल अपन ने लिया है, एक विलायक लिया है और एक विलयन फर्स्ट लिया है। तो उनके वाष्प दाब और तापक्रम के मध्य में जब आलेख खींचा था तो उस आलेख पर हमें क्लेसियस-क्लैपेरॉन समीकरण का उपयोग करना है। क्लेसियस-क्लैपेरॉन जो समीकरण है वो सामान्यतः होती है ln p अपॉन p1 बराबर डेल्टा एच वी अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टीबी माइनस 1 अपॉन टी1। यह हमारे पास क्लेसियस-क्लैपेरॉन समीकरण है। ये जो यहाँ पर P है ये विलायक का वाष्प दाब है, जबकि अपन ने वहां पर विलायक का जो वाष्प दाब माना था वो P0 के रूप में माना था और ये जो P1 है ये विलयन फर्स्ट का वाष्प दाब है। जबकि डेल्टा HV जो है वो विलायक के क्वथनांक Tv पर विलायक की मोलर वाष्पन ऊष्मा है और Tb जो है ये विलायक का क्वथनांक और T1 जो है ये है विलयन फर्स्ट का क्वथनांक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ln P1 अपॉन डेल्टा एच बी अपॉन आर, इसका एलसीएम ले लेते हैं Tb T1 और जब इसे सरल करते हैं तो ये आता है हमारे पास T1 माइनस Tb। यदि T1 माइनस Tb बराबर डेल्टा Tb है तब हम लिख सकते हैं कि ln P अपॉन P1 बराबर डेल्टा HB अपॉन R, ये मान हो जाएगा हमारे पास डेल्टा TB के रूप में
और इधर हम लिख देंगे T1 TB। तो ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण बनती है इधर क्लेसियस क्लेब्रम समीकरण का उपयोग करते हुए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है इसमें देखो P है विलायक का वाष्प दाब, P1 विलयन का वाष्प दाब, T1 विलयन का क्वथनांक, TB विलायक का क्वथनांक, R यहाँ पर है गैस स्थिरांक या वाष्प स्थिरांक, डेल्टा HV जो है ये है विलायक के क्वथनांक TB पर मोलर वाष्पन ऊष्मा, मोलर वाष्पन ऊष्मा, और डेल्टा TB जो है ये है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, अब देखो ये जो समीकरण है हमारे पास समीकरण नंबर 2, इस समीकरण 2 को तनु विलयनों के लिए हम सरल करते हैं तो हमें 3 अवधारणाओं का उपयोग करना पड़ता है। समीकरण नंबर 2 को यहाँ पर अपन लिख देंगे समीकरण 2 को तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए निम्न अवधारणाओं, निम्न अवधारणाओं के आधार पर, निम्न अवधारणाओं के आधार पर सरल किया जाता है। निम्न अवधारणाओं के आधार पर क्या किया जाता है, इसको सरल किया जाता है। तो पहली जो अवधारणा है वो हम बनाते हैं इधर कि विलयन का जो क्वथनांक है ये विलायक के क्वथनांक के बहुत ज्यादा नजदीक है। विलयन का जो क्वथनांक है ये विलायक के क्वथनांक के बहुत अधिक क्या होता है, नजदीक होता है। तो नजदीक हो जाएगा तो अपन ये मान लेंगे कि जो T1 है ये भी किसके बराबर है, TB के बराबर है। जब T1 TB के बराबर हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि T1 TB लगभग बराबर है TB स्क्वायर के। तो यहाँ पर लिख दें कि यदि विलयन का क्वथनांक, यदि विलयन का क्वथनांक T1 विलायक के क्वथनांक TB के बहुत नजदीक है, तो बहुत नजदीक है तो T1 TB लगभग बराबर हो जाएगा TB स्क्वायर के। T1 TB लगभग बराबर हो जाएगा TB स्क्वायर के। तो
एक अवधारणा तो हमारे पास ये हो गई। इस अवधारणा के अकॉर्डिंग अपन समीकरण नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। दूसरी जो अवधारणा है स्मॉल बी, उसमें अपन ये मानते हैं कि यदि ln p अपॉन p1 बराबर माइनस ln p1 अपॉन p बराबर माइनस ln 1 माइनस p माइनस p1 अपॉन p, क्योंकि जब इसे सरल करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू दोबारा आ जाती है, इसलिए इसको अपन इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि p माइनस p1 अपॉन p बराबर क्या है x, तब माइनस ln 1 माइनस x बराबर माइनस x के बराबर माइनस x के। जब इसे अपन x के बराबर मानते हैं तो कब मान सकते हैं, जब x का मान बहुत कम हो। जब x का मान बहुत कम हो तब ये लिमिट यहाँ पर अपन लगा सकते हैं। तब ये लिमिट जब यहाँ पर अपन लगाते हैं तो देखो इसके बराबर मान आता है कि माइनस माइनस p माइनस p1 अपॉन p। तो यहाँ पर जब अपन x का मान रख देते हैं तो ये माइनस माइनस गुना होकर के हमारे पास जो वैल्यू के तौर पे आता है वो आ जाता है p माइनस p1 अपॉन p, क्योंकि ये x की वैल्यू है हमारे पास। इस x की वैल्यू को जब अपन यहाँ पर रखते हैं इस जगह, तो ये माइनस इस माइनस के साथ साथ गुणा होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस होने पर हमारे पास जो मान आता है वो आ जाता है ln p अपॉन p1 बराबर p माइनस p1 अपॉन p। ये वैल्यू हमारे पास बनती है और इस वैल्यू को अपन समीकरण नंबर दे देते हैं 4। तीसरा जो अवधारणा लगती है वो लगती है राउल्ट नियम की। राउल्ट नियम के अनुसार, अब राउल्ट नियम के अनुसार राउल्ट नियम कहता है कि p माइनस p1 अपॉन p बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये राउल्ट का नियम है जो तर्क विज्ञानों पर लागू होता है। यदि अपन यहाँ पर ये मान लें कि यदि स्मॉल n प्लस कैपिटल N तनु विलयनों के लिए कि ये लगभग बराबर है किसके, कैपिटल N के, तब अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि p माइनस p1 अपॉन p बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। और ये समीकरण हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 5। ठीक है, दोबारा देखिए, विलायक तथा विलयन प्रथम के मध्य वाष्प दाब तथा तापक्रम के मध्य आलेखित वक्र पर क्लेसियस-क्लेपेरॉन समीकरण का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। जब इस वाष्प दाब और तापक्रम पर हम क्लेसियस-क्लेपेरॉन समीकरण का उपयोग करते हैं, क्लेसियस-क्लेपेरॉन समीकरण है हमारे पास ln p अपॉन p1 बराबर डेल्टा hp अपॉन r इनटू 1 अपॉन tb माइनस 1 अपॉन t1। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये रूप आ जाता है। अब एलसीएम लेने के बाद में t1 माइनस tb जो है वो हमारे पास सामान्य क्वथनांक उन्नयन के रूप में डेल्टा tb के रूप में होता है, तो इसके स्थान पर हम डेल्टा tb रख देंगे और डेल्टा tb रखने के बाद में समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। अब समीकरण 2 में ये जो p है, p1 है, डेल्टा hb है, डेल्टा tb है, r t1 tb ये क्या क्या है इनको अपने यहाँ पर नोट कर देते हैं। फिर इस समीकरण को तनु विलयनों के लिए जब इसे सरल करते हैं तो तनु विलयनों के लिए इसे सरल करने का आधार जो बनाया जाता है, इन तीन अवधारणाओं को बनाया जाता है। पहली अवधारणा पर ये मानिए कि यदि विलयन का क्वथनांक t1 विलायक के क्वथनांक tb के बहुत नजदीक है तो t1 tb लगभग बराबर हो जाएगा tb स्क्वायर के। दूसरी अपन अवधारणा ये मानिए कि ln p अपॉन p1 बराबर, इसको विपरीत किया तो माइनस चिन्ह आ जाएगा हमारे पास। अब इस वाले रूप को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि जब इसे सरल करते हैं तो हमारे पास यही रूप आएगा। अब इस रूप को यदि अपन सरल करते हैं, इसमें p माइनस p1 अपॉन p की स्थान पर अपन ने मान लिया x,
x मानने पर ये समीकरण बनती है माइनस एल एन वन माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स। ये माइनस एक्स कब आता है? जब x का मान अपन बहुत कम मानते हैं तब ये आ जाता है। अब ये x का जो मान है हमारे पास ये है यहाँ पर p माइनस पी वन अपॉन टी। जब इस मान को अपन यहाँ पर रखते हैं तो ये माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस। जब ये प्लस हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ln p अपॉन p1 बराबर p माइनस p1 अपॉन p और समीकरण नंबर 4 बन जाती है। फिर राउल्ट के नियम के अनुसार अपन लिखते हैं p माइनस p1 अपॉन p बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। राउल्ट का नियम ये कहता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ये जो है ये वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन को शो करता है, वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन को शो करता है। और इस अनुपात के बारे में जो बताया था वो सबसे पहले बताया था वॉन बावो ने। उसने बताया था कि वाष्प दाब अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात है उस पर ताप का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये जो अनुपात है इस अनुपात के मान का ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ताप के प्रभाव की उपस्थिति में ये मान हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो है वो राउल्ट नियम के अनुसार विलय की मोल बिंदु के क्या होता है? बराबर होता है। अब यदि अपन उस विलय को तनु मानते हैं यानी स्मॉल n वेरी लेस देन कैपिटल N ये मानते हैं, स्मॉल n वेरी लेस देन कैपिटल N, तब स्मॉल n प्लस कैपिटल N लगभग बराबर हो जाएगा n के। जब ये n के बराबर हो जाएगा तब अपन यहाँ पर स्मॉल n प्लस कैपिटल N के स्थान पर केवल क्या रख सकते हैं? कैपिटल N रख सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी p माइनस पी वन अपॉन p बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इसके बाद देखिए अब देखो एक तो है हमारे पास समीकरण नंबर 3 और एक है हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 व 3 से लिखेंगे ln p अपॉन p1 बराबर डेल्टा एच बी डॉट डेल्टा टीबी अपॉन आर टीबी का स्क्वायर। और ये समीकरण बना देंगे हम समीकरण नंबर 6। ठीक है। अब समीकरण 6 और लेते हैं समीकरण नंबर 4, समीकरण 6 को और समीकरण 4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 6 व 4 से। समीकरण 6 में हमारे पास ln p अपॉन p1 बराबर है p माइनस p1 अपॉन p के। तो यहाँ पर लिख देंगे p माइनस p1 अपॉन p बराबर डेल्टा एच बी डॉट डेल्टा टीबी अपॉन आर टीबी का स्क्वायर। और ये समीकरण नंबर 7। अब देखते हैं अपन समीकरण 7 और समीकरण 5 से। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 7 व समीकरण 5 से। समीकरण 7 है हमारे पास p माइनस p1 अपॉन p के बराबर है ये वैल्यू, और p माइनस p1 अपॉन p के बराबर वैल्यू है हमारे पास स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N बराबर डेल्टा एच बी डॉट डेल्टा टीबी अपॉन कैपिटल R और टीबी का स्क्वायर। इस समीकरण से अपन डेल्टा टीबी के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर R टीबी का स्क्वायर अपॉन इसको नीचे ले लेंगे डेल्टा एच बी डॉट ये है हमारे पास स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। और ये समीकरण हो जाएगी समीकरण नंबर 8। अब देखो समीकरण 8 जो है इसमें n जो है वो है w अपॉन स्मॉल है, यानी स्मॉल w अपॉन स्मॉल n।
और कैपिटल एन है हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन, यानी ये तो है विलय के मोल, विलय के मोल, और ये थे हमारे पास विलायक के मोल, विलायक के मोल। ठीक है, अब जब इन दोनों मानों को हम इस समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास देखो समीकरण निकल के आती है अलग से, अब हमारे पास समीकरण निकल के आती है देखो, डेल्टा टीवी बराबर आर टीवी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वी डॉट, मान रखना है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये समीकरण आ गए। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर हो जाएगी हमारे पास 9। अब यहाँ मान लेते हैं कि यदि एल बी बराबर डेल्टा एच वी अपॉन कैपिटल एम, यानी ये है विलायक की गुप्त ऊष्मा, और विलायक की गुप्त ऊष्मा को अपन एल बी बराबर डेल्टा एच वी अपॉन एम, यानी विलायक की जो वाष्प होती है उस वाष्प की गुप्त ऊष्मा मानते हैं इसको। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसी समीकरण नंबर 10, फिर लिख देंगे समीकरण 9 व 10 से, समीकरण 9 व 10 से लिखेंगे हम कि डेल्टा टीवी बराबर कैपिटल आर टीवी स्क्वायर डॉट स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एल बी डॉट स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और ये समीकरण नंबर हो जाएगी हमारे पास 11। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बराबर 1 मोल और कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, अर्थात विलय के 1 मोल को हम विलायक के 1000 ग्राम बाहर में इसको क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। जब ये वैल्यू अपन यहाँ पर इनपुट करते हैं तो हमारे पास समीकरण निकल के आती है कि डेल्टा टीबी बराबर कैपिटल आर टीबी स्क्वायर अपॉन एल बी इंटू 1000। अब ये पूरी राशि देखो, कैपिटल आर कांस्टेंट है, टीबी स्क्वायर हमारे पास विलायक का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो कांस्टेंट है, एल बी विलायक की गुप्त ऊष्मा जो कांस्टेंट है, तो ये सभी राशियां हम एक दूसरे कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। तो आर टीबी स्क्वायर अपॉन एल बी इंटू 1000 बराबर टीबी। इस 1000 को अपन इधर यदि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये समीकरण आ जाती है हमारे पास आर टीबी स्क्वायर अपॉन एल बी बराबर के बी इंटू 1000, और ये समीकरण आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 12। अब देखो समीकरण 11 और समीकरण 12 से इधर लिखेंगे अपन समीकरण 11 व समीकरण 12 से। समीकरण 11 में हमारे पास देखो ये वैल्यू है आर टी बी स्क्वायर अपॉन एल बी, इसके स्थान पे मैं रख सकता हूँ के बी इंटू 1000, तो ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन इधर बन जाएगा हमारे पास स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और ये समीकरण नंबर होगी हमारे पास 13। अब अपन ये मान सकते हैं कि यदि स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, मोलरता है, तो स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू
1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये मोलरता का सूत्र बनता है। और इस सूत्र के स्थान पर देखो यहाँ पर अपने पास ये वैल्यू बनती है यार, इसके स्थान पर अपन स्मॉल m रख दें, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल स्मॉल एम। अब यहाँ पर दो स्मॉल एम है, ये जो स्मॉल एम है ये तो हमारे पास विलय का अणुभार, विलय का अणुभार है, और ये जो स्मॉल एम है ये सामान्यतः है मोलरता। ये किसके लिए होता है? मोलरता के लिए। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था डेल्टा टीबी का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न। और ऊष्मागतिकीय जो व्युत्पन्न पढ़ने से जो तात्पर्य है कि वो ये है कि ऊष्मागतिकी क्रम्स को फॉलो करते हुए हम डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू स्मॉल एम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो वो आप लोगों के सामने ये अपन ने जो डेरिवेशन पढ़ा है, इस डेरिवेशन की सहायता से अपन डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू स्मॉल एम को पढ़ सकते हैं, जो कि अपन ने ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न के रूप में पढ़ा है इसे। और इस ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न के रूप में इसे पढ़ने का जो अपन ने आधार बनाया, वो आधार बनाया अपन ने क्लेसियस-क्लेपेरॉन समीकरण। ये जो क्वेश्चन है अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं केवल डेल्टा टीबी का क्वथनांक उन्नयन के रूप में, कि डेल्टा टीबी का क्वथनांक उन्नयन के रूप में इसे व्युत्पन्न करो या फिर सिद्ध कीजिए कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू स्मॉल एम होता है। अब यदि क्वेश्चन इतना ही आता है कि सिद्ध करो कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू स्मॉल एम आता है, तो आप पुराने तरीके का उपयोग भी कर सकते हो। और यदि क्वेश्चन स्पेशली तौर पे ऐसे पूछे कि डेल्टा टीबी का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न कीजिए, या फिर डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू स्मॉल एम को डेल्टा स्मॉल एम को ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न की सहायता से सिद्ध कीजिए, तो आप लोगों को फिर ये पूरा पैटर्न यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में जो हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हिमांक अवनमन का या हिमांक उन्नयन का, जो कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के रूप में पढ़ा जाएगा। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।